हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारा एक्सपर्ट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। तो आप सभी का प्रिपरेशंस अच्छा चल रहा होगा, काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे क्योंकि बोर्ड जो है आपका काफ़ी नज़दीक आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ एक महीने आपके हाथों में है और इसी में सारा रिविजन्स आप लोग को करना है। तो चलिए मैं आज आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स का मॉडल पेपर डिस्कस करने आया हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी जाके हर एक चीज़ क्लियर हो पाएगी। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहें और लास्ट तक देखें, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स मॉडल पेपर कॉमर्स क्लास वाले लोग के लिए इस वीडियो में लेके आए हैं। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मॉडल पेपर में आपका किस तरह के एमसीक्यू का क्वेश्चन जो है पूछा गया है, उसका डिटेल में सॉल्यूशंस देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे। क्लास 12 सब्जेक्ट जो है आपका कौन सा है? इकोनॉमिक्स है। आपके मार्क्स जो होंगे वो कितने मार्क्स के होंगे एग्ज़ाम? तो 80 मार्क्स का, जिसमें से 30 मार्क्स का आपका क्या होगा? एमसीक्यू, और 50 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा जो आपको रिटन लिखना होगा। और आपके समय जो है वो कितना मिलेगा? पूरे 3 घंटा मिलेंगे इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। तो चलिए आइए हम लोग वन बाय वन क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशन उसका क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो कंपलसरी जो है वो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने हैं आपके? 52, जिसमें से आपका कंपलसरी कंफर्म आपका जिसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं है। 30 एंड 30 एमसीक्यू कंपलसरी है अटेम्प्ट करना, और काफ़ी इजी है आप सभी के लिए कि इसमें काफ़ी आसानी से स्कोर कर सकते हैं। पर इसका डीमेरिट बस यही है कि अगर आप गलत मार्क करके आए मीन्स वो पूरी तरह से गलत हो गया। लेकिन सब्जेक्टिव में ऐसा नहीं होता है। आप रिटन कुछ भी लिखते हैं उससे टॉपिक से रिलेटेड तो कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। तो इसका नेगेटिव सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है। तो ध्यान से देखेंगे और हर एक चीज़ आप रिविजन्स करते वक्त ध्यान में हर एक टॉपिक को मेन पॉइंट को रिटन डाउन करते और रिवीजन इस तरह से करेंगे आप लोग। तो चलिए आए हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो इसमें हम लोग का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? पूछा गया है एमसीक्यू में सबसे पहला क्वेश्चन वो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स shows the maximum output combinations of two goods by using optimum allocations of resources। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा कर्व है जहाँ पे मैक्सिमम आउटपुट कॉम्बिनेशंस जो है दो गुड्स का दिखा जाता है। तो आप सभी इकोनॉमिक्स में इंट्रोडक्शन में पढ़े होंगे पीपीसी कर्व। अब हम लोग डिटेल में रिविजन्स इसी तरह से टॉपिक बाय टॉपिक जो आएगा उसके बारे में हम लोग जानते चलेंगे कि है क्या टॉपिक में। तो सबसे पहला बात किया है कि एक ऐसा कौन सा कर्व होता है जहाँ पे मैक्सिमम्स आउटपुट पता चलता है हमें। तो मैक्सिमम आउटपुट्स हम लोग पढ़े होंगे पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का दूसरा नाम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी है। लेकिन ऑप्शंस में सबसे पहला क्या है? आइसोकंट, दूसरा डिमांड कर्व, तीसरा टोटल आउटपुट कर्व, जो कि आपका इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। लास्ट ऑप्शन क्या है चलिए देखते हैं हम लोग। तो देखिए लास्ट ऑप्शन जो है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक ऐसा कर्व है जहाँ पे आपका मैक्सिमम कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स का हम लोग को मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शंस प्राप्त होते हैं कंज्यूमर्स को। दूसरे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, जहाँ पे आप इंडिविजुअल्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल कस्टमर्स के बारे में पढ़ते हैं, इंडिविजुअल फर्म्स के बारे में पढ़ते हैं। माइक्रो का मतलब क्या होता है? स्मॉल होता है। तो आप यहाँ पे क्या क्या पढ़ते हैं चलिए देखते हैं। हाउ इज प्राइस ऑफ गुड्स डिटरमाइन इन अ मार्केट।
किस तरह से गुड्स का प्राइस सेट किया जाता है मार्केट में। दूसरा क्वेश्चन, हाउ शुड रिसोर्सेज बी एलोकेटेड इन कंट्री, पूरे कंट्री में रिसोर्सेज का किस तरह से एलोकेट करते हैं, ये पढ़ते हैं क्या है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। व्हाट इज द टोटल आउटपुट लेवल ऑफ फर्म्स, क्या बोल रहा है, टोटल आउटपुट लेवल ऑफ फर्म्स। ये 3 क्वेश्चंस है। इसके बाद भी आपका ऑप्शन जो है वो क्या है, वाई डू प्राइस ऑफ गुड्स रेज इन अ कंट्री, किस कारण। अब ऑप्शंस यहाँ पे देखिएगा 1, 2 और 4 बोल रहा है, 1, 3, 4 होगा या 2, 4 होगा या 1, 3 होगा। तो इसमें आपका आंसर जो है वो कौन सा होंगे, 4 कौन सा, ऑप्शन नंबर डी 1 एंड 3। हम मैक्रो में एक मार्केट का एक पर्टिकुलर गुड्स का प्राइस जो है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है। और दूसरा हम लोग एक फर्म के बारे में पढ़ते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रीज के बारे में नहीं, फर्म्स मिलके कॉम्बाइन करके एक इंडस्ट्री बनती है। तो हम एक इंडिविजुअल्स एक सिंगल फर्म के बारे में जानते हैं यहाँ पे कि वो टोटल लेवल ऑफ आउटपुट कितना प्रोडक्शंस हुआ। तो ये आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स यूटिलिटी कैन बी मेजर्स, यूटिलिटी जो है किस रूप से मेज़र किया जाता है। ऑप्शंस नंबर 1 किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, मेजर करते हैं, लीटर्स में मेजर करते हैं, ग्राम्स में या रुपीज़ में। तो यूटिलिटी को हम लोग मेजर करते हैं इन रुपीज़, कि हम कितना खर्च किए उस पर्टिकुलर गुड्स में, जितने भी खर्च किए उस पर हमें कितने लेवल ऑफ यूटिलिटी मिला, कितना यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी प्राप्त हुए कंज्यूमर्स को। तो ये हम लोग मेजर करते हैं इन रुपीज़ में, यूटिल्स में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, डी होगा। इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ गुड्स इज 2 देन द डिमांड ऑफ गुड्स विल बी, क्या बोल रहा है, इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है, इलास्टिक मतलब खिंचाव, किस में, डिमांड पे, क्या है, गुड्स कितने का, 2 देन डिमांड विल बी, अगर डिमांड ऑफ गुड्स इलास्टिसिटी ऐसा हो तो किस तरह का होता है। अब हम इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा कि टोटल इलास्टिसिटी जो होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं। कितने तरीके के होते हैं, 5 तरीके के होते हैं। तो परफेक्टली इलास्टिसिटी एंड आपका एक हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब खिंचाव होगा। अब परफेक्टली इलास्टिक मतलब होता है कि यहाँ पे इन्फिनाइट ऑफ डिमांड, मतलब डिमांड में कितना भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, चेंजेस हो सकते हैं। अब क्वेश्चंस में जो जिस तरह से पूछा गया है इसमें जो है परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है कि वो डिमांड में फ्लक्चुएशन जो है वो आपका प्राइस से ज़्यादा है। इलास्टिक का मतलब होता है खिंचाव, इलास्टिक का मतलब खिंचाव, लेसर देन 1 बट ग्रेटर देन 0। जीरो इलास्टिसिटी मीन्स नो इलास्टिसिटी, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी। और यूनिटरी इलास्टिसिटी का मीन्स होता है कि जितना डिमांड में चेंजेस हुआ उतना ही प्राइस में, पर यहाँ पे कितना है, ज़्यादा है 2 से ना, तो इसका ऑप्शंस क्या होंगे, इलास्टिक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर इज मोनोटोनिक ऑन द बेसिस ऑफ दिस assumptions a consumer will be indifferent on the following bundles of 2 goods, 2 गुड्स में। अब यहाँ पे देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या होते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को देते हैं कि आपके पास जो इनकम्स है वो क्या है, एक लिमिटेड है। अब उसमें से आप 2 गुड्स में कॉम्बिनेशन करते हैं कि हम कितना किस तरह से परचेज करेंगे, क्योंकि आपके पास इनकम जो होता है वो क्या होता है, एक होता है, कांस्टेंट होता है। तो पहला ऑप्शन में है
क्वेश्चंस में दो गुड्स का कॉम्बिनेशंस बताया है, 3 and 4, 3 and 4। अगर एक गुड्स का यूनिट जो है 3 है तो दूसरे का 4 है। बी में आते हैं तो 6 है और 7 है। दो गुड्स का बात कर रहे हैं, दो बंडल का। अब दोनों में कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, तो ये 3 and 4 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 7, 6 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 13, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 3, एंड 5 and 2 का एडिशन जो है वो कितना होगा 7 होगा। तो ये बताइए कि 7 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन डिफरेंस कब जो है कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन एट हर एक पॉइंट पे मिलता है। इसलिए ऑप्शन जो होंगे वो कौन से होंगे 1, ए और डी। अब ए और डी कौन से ऑप्शन में है, ए में ए एंड बी है, ये तो नहीं होगा, ए एंड सी नहीं होगा, ए और डी ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो एक साथ यूज करते हैं। क्या टी और कॉफ़ी को एक साथ हम लोग यूज करते हैं, नहीं ना, तो टी एंड कॉफ़ी तो होंगे नहीं। अब ये टी एंड कॉफ़ी किस तरह का गुड्स हो सकते हैं, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स, एक के दूसरे के बिहाफ में हम यूज कर सकते हैं। इंक और पेन, बिना इंक का क्या पेन चलेगा, नहीं, दैट मीन्स दोनों ही एक साथ यूज करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यही बताना चाहते हैं कि दो गुड्स को एक साथ हम यूज करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन जो होंगे आपके कौन से होंगे, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरली द शेप ऑफ एवरेज प्रोडक्ट कर्व। अब एवरेज प्रोडक्ट कर्व का जो शेप होता है वो किस तरह का होता है, एवरेज प्रोडक्ट कर्व का। तो इसका कर्व जो होता है स्ट्रेट तो नहीं होता है, अब यू शेप में भी नहीं होता है, हाइपरबोलिक भी नहीं होता है, तो लास्ट ऑप्शन क्या बचा, इन्वर्टेड यू शेप। इन्वर्टेड यू शेप, यू मीन्स दैट टाइप, बट ये क्या होता है, कुछ इस तरह से होता है ना। तो इन्वर्टेड यू शेप्स आपका ऑप्शन जो है होगा क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन द प्रोडक्शन फंक्शंस showing constant return to scales if the factors are increased twice। आपका फैक्टर जो है, आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया जा रहा है ट्वाइस, मतलब दुगना। देन हाउ मच द आउटपुट विल इंक्रीज। अब जितना कांस्टेंट रिटर्न, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब ये हुआ कि अगर एक एम्प्लॉय का पोटेंशियल क्या है कि 2 यूनिट ही प्रोडक्ट कर पाए, तो अगर 2 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि दुगने से बढ़ रहे हैं तो कितने टाइम से बढ़ेगा, क्या वो 4 टाइम से बढ़ेगा, 1 टाइम से, 3 टाइम से या 2 टाइम से। तो क्वेश्चंस पे ही है रिटर्न कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब स्थिर। तो स्थिर कितना, ये क्वेश्चंस में क्या बोला, कितना है, इंक्रीज कर रहा है 2 से, तो आउटपुट भी कितने से इंक्रीज होगा, 2 से। देन ऑप्शंस नंबर जो होंगे वो क्या होगा, आंसर जो होगा वो सी होगा। तो आप सभी को समझ में आ रहा है हमारा एक्सप्लेनेशंस। इसी तरह से वीडियो में बने रहें अंत तक और हर एक चीज़ डिटेल में समझेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स ओ ए बी सी सो इन द फिगर्स। ओ ए बी एंड सी जो है वो क्या दिखा रहा है, वो टोटल कॉस्ट दिखा रहा है, एवरेज कॉस्ट दिखा रहा है, एवरेज फिक्स कॉस्ट दिखा रहा है, या टोटल फिक्स कॉस्ट दिखा रहा है। तो ये बताइए कि इस तरह का जो कर्व में इस तरह से बनता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, TFC, जो कि हमारा फिक्स कॉस्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। नंबर ऑफ प्रोडक्शंस इंक्रीज भी हो तब भी हमारा टोटल फिक्स कॉस्ट जो है, मशीनरी का कॉस्ट जो है वो सेम ही रहेगा हर एक लेवल ऑफ प्रोडक्शंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ फर्म्स इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नंबर ऑफ फर्म्स कितने होते हैं परफेक्टली कॉम्पिटिटिव में, 2 तो होंगे नहीं, ना ही 1 होंगे, लार्ज नंबर मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम्स परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म्स। किस तरह के होंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट,
तो ये तो ऑप्शंस आपके सही नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, वो क्या है, कट्स एमसी कर्व, क्या कर्व कर एमसी कर्व कट करता है, नहीं। इसमें क्या एमआर कर्व कट करता है फ्रॉम एबव, नहीं। एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड एमसी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कट करता है मार्जिनल रेवेन्यू को फ्रॉम बिलो, कुछ इस तरह से। तो ऑप्शन नंबर डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, इफ द क्वांटिटी सप्लाई इज इंक्रीज बाय 15%, कितने से इंक्रीज कर रहा है, 15% से, और इंक्रीमेंट जो है आपका प्राइस में वो कितने से है, 10 से है, तो क्या वो जीरो है इलास्टिसिटी, कुछ तो चेंजेस है। एन इलास्टिक, यूनिटरी का मतलब सेम होता है, परफेक्टली इलास्टिक का मतलब काफ़ी होता है, काफ़ी ज़्यादा खिंचा हुआ है, और इसमें तो ऑप्शंस जो है आपका 12 नंबर का वो क्या होगा, डी इलास्टिक है, नहीं वो एक्सटेंड इन्फिनाइट तो नहीं है, ग्रेटर देन 1 बोल सकते हैं, और लेसर देन 1 में होता है आपका इन इलास्टिक, और कोई भी इलास्टिसिटी मीन्स कोई भी डिफरेंस नहीं हो जहाँ पे, तो उससे बोलते हैं हम लोग परफेक्टली इन इलास्टिक, जहाँ पे किसी तरह से भी खिंचाव नहीं होगा सप्लाई में या फिर डिमांड में। इन इलास्टिक का मतलब, परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब होता है लेसर देन जीरो, सॉरी ग्रेटर देन जीरो बट लेसर देन 1, और इक्वल टू 1 में आता है यूनिटरी, और उसके बाद आता है इलास्टिक मतलब ग्रेटर देन 1, और जब परफेक्टली इलास्टिक का बात करते हैं तो इन्फिनाइट। तो यहाँ पे कितने से हो रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि 10% एंड 15% मतलब 1.5 है, ग्रेटर देन 1, तो आपका क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए एक नया वैरायटी ऑफ क्वेश्चन जो है आपका वो देखने को मिल रहा है। Which of the following options is correct regarding the following assertion and reasons? Supply curves shift towards the left due to the impositions of unit tax on goods. दूसरे रीजन्स इसका बता रहा है कि क्यों ऐसा हो सकता है। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अ फर्म्स इंक्रीज ड्यू टू यूनिट टैक्स ऑन अ गुड्स। ऑप्शंस ए इज अ करेक्ट बट आर इज अ इनकरेक्ट। इसमें क्या ए जो है वो करेक्ट है लेकिन रीज़न जो है वो गलत है, ऑप्शन ये तो गलत होगा। दूसरा ए इनकरेक्ट है बट दूसरा करेक्ट है, ये भी गलत है। लेकिन दोनों ही करेक्ट अकॉर्डिंग टू है, मतलब जो वजह बता रहा है वो उसके अकॉर्डिंग वो सही है, इसलिए ऑप्शन जो होंगे वो क्या होंगे, सी होंगे। क्योंकि अगर सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट कर रहा है लेफ्ट साइड, मीन्स लेफ्ट साइड, क्यों, टैक्स ऑन गुड्स के कारण। अब टैक्स ऑन गुड्स के कारण अगर सप्लाई में गुड्स में अगर टैक्स ज़्यादा लगेंगे देन सप्लाई किस तरह से होती है, तो सप्लाई का आपका इस तरह का। अब ये क्या बोल रहा है, ये राइट वर्ड है और ये लेफ्ट वर्ड है, देन लेफ्ट वर्ड में क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना, तो मार्जिनल कॉस्ट जो है फर्म का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा इसके कारण। तो ऑप्शन जो है वो क्या होंगे, सी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ गुड्स इन ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस। क्या प्रभाव पड़ता है डिमांड इंक्रीज करता है इक्विलिब्रियम प्राइस पे। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे इक्विलिब्रियम प्राइस जो है वो भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि डिमांड जो है वो क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज करेगा। व्हेन विल द सिचुएशंस ऑफ एक्सेस डिमांड रेज, कब होता है एक्सेस डिमांड, कौन से सिचुएशंस में होंगे। तो डिमांड इक्वल टू सप्लाई, नहीं। सप्लाई ग्रेटर है डिमांड से, नहीं। डिमांड जब एक्सेस हो सप्लाई से तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा ऐसे सिचुएशंस में डिमांड जो है वो क्या होगा, बढ़ेगा। अगर आपके पास सप्लाई कम है, गुड्स कम है एंड डिमांड ज़्यादा है, अगर सप्लाई कम होगा तभी डिमांड का ज़्यादा। समझ पा रहे बातों को। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। अब आते हैं 3 तरह का इकोनॉमिक्स होता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक का स्टेटमेंट कौन सा,
प्राइवेट ओनरशिप ऑन अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन इन ह्यूमन वेलफेयर, टोटल इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट एंड देर इज नो पॉसिबिलिटी टू ट्रेड ऑफ द लेबरर्स। तो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, तो किस तरह का होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे प्राइवेट का कंट्रोल होता है ना, सोशलिस्ट में होता है आपका गवर्नमेंट का रूल कंट्रोल, और कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप कंपनी होते हैं, प्राइवेटली रूल किया जाता है, और मिक्स में दोनों मिल के कॉम्बिनेट करके इकोनॉमिक को रन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका चैप्टर नंबर 1 से ये क्वेश्चन है, तो ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। Let us assume that in a country there are 2 lakh people are employed and 10,000 people are willing to work but they don't get any. Then what will be the unemployment rate of the country? कितने होंगे? तो 2 लाख क्या है, एज्यूम करने बोला कि 2 लाख पीपल हैं जो एम्प्लॉयड हैं, जिसमें से 10,000 जो है वो 10,000 जो है वो क्या है, तो ये 10,000, तो 10,000 2 लाख के कंपेरिजन्स में कितना निकलेगा, तो 5% होगा ना, परसेंटेज निकालना तो आता होगा आप सभी को, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म इन्वेस्टमेंट मीन द कंटेस्ट ऑफ इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के माध्यम से इन्वेस्टमेंट को क्या बताया गया, परचेजिंग ऑफ शेयर्स, परचेजिंग ऑफ लैंड, स्पेंडिंग द मनी इन इंश्योरेंस प्लान, इंक्रीमेंट इन स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। तो आपका यहाँ पे आंसर जो है क्या आएगा, इंक्रीमेंट ऑफ स्टॉक इन अ कैपिटल गुड्स। इसको ये जो है इकोनॉमिक्स के माध्यम से बताया गया कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इन विच डायरेक्शन द फ्लो ऑफ फैक्टर्स सर्विस टेक प्लेस इन 2 सेक्टर्स ऑफ मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो क्या क्या होते हैं, फर्म टू फर्म होंगे, हाउस होल्ड टू फर्म होगा, या हाउस होल्ड टू हाउस होल्ड होगा, या फर्म टू हाउस होल्ड होगा। तो फर्म टू हाउस होल्ड होगा या हाउस होल्ड टू फर्म होगा, ऑप्शंस आपके जो है यहाँ पे डिफिकल्ट। तो हाउस होल्ड टू फर्म, क्योंकि जब तक आम आदमी पैसा अपने पास क्रिएट नहीं करेंगे तब तक क्या फर्म क्रिएट होगा, हाँ, तो हाउस होल्ड टू फर्म होंगे, ठीक है। किस तरह से बोल रहा है, ये डायरेक्शन में सर्विस टेक प्लेस इन 2 सेक्टर। तो कौन देता है सर्विस, हम लोग पहले फर्म को देते हैं एज अ एम्प्लॉय, हाँ, लेबर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन प्रोवाइड करते हैं, हाउस होल्ड, तब उससे गुड्स बनती है और हमें फिर वापस मिलती है ना। तो हम लोग पहले एक हाउस होल्ड जो है पहले सर्विस प्रोवाइड करती है फर्म को, तब हमें फर्म सर्विस प्रोवाइड करती है, ठीक है। The old age pensions paid by the government is the part of which of the following aggregate, किसके अंदर आते वो, तो जीडीपी, जीएनपी, नेशनल इनकम और पर्सनल इनकम। तो ये जो आपका ऑप्शंस है वो किस तरह का होगा, पर्सनल इनकम के अंदर आएंगे ये, तो ऑप्शन नंबर डी पे सेलेक्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, किसको पूरे यूनिवर्स में किसको एक्सचेंज मीडियम ऑफ मनी को माना गया है, तो ऑप्शन नंबर डी। विच इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीमेंट इन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैश डिमांड फॉर मनी। अब समझते हैं, कैश डिमांड फॉर मनी इंक्रीज कैश डिमांड फॉर मनी डिक्रीज, कैश डिमांड फॉर मनी रिमेन्स अनचेंज, कैश डिमांड फॉर मनी बिकम 0। क्या बोल रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा क्या होगा, कैश डिमांड एंड मनी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, इन्वर्सली रिलेशंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी बढ़ते हैं हम लोग। फॉलोइंग आर द मेथड adopted by the central bank to increase the supply of money in a economy. Choose the correct options used following the codes. Decrease in bank rate. क्वेश्चंस क्या बोल रहा है, कौन सा मेथड जो अडॉप्ट किया जाता है सेंट्रल बैंक से इंक्रीज करने के लिए मनी सप्लाई एक इकोनॉमिक में, तो डिक्रीज करेंगे बैंक रेट, डिक्रीज करेगा बैंक रेट, या सेल करेगा सिक्योरिटीज, या डिक्रीज करेगा रिजर्व रेशियो,
ए और बी होगा, बी और सी होगा, या ए बी सी होगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर जो 23 है, अब इसमें सबसे पहली बात तो डिक्रीज कर रहा है बैंक रेट। इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप लोग कि अगर सेंट्रल बैंक मीन्स आरबीआई क्या करती है, बैंकों को बोलती है कि हम बैंक रेट मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम होगा, तो लोग जो है पैसा क्या करेंगे, ज़्यादा डिमांड मतलब पैसा लोगों तक ज़्यादा पहुंचेगा, तो मनी सप्लाई क्या होगा, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगा। दूसरा, सेल ऑफ सिक्योरिटी, अगर सेल कर देंगे तो इससे तो पैसा वापस आरबीआई ले लेगी, मीन्स मनी सप्लाई को डिक्रीज कर देगा। ये ऑप्शंस में नहीं आएंगे। लेकिन डिक्रीज इन रिजर्व रेशियो, अब बैंकर जो है वो आरबीआई अगर बैंकर को क्या बोल रही है कि आपका जो रिजर्व है वो आप कम बनाइए, मीन्स लिक्विडिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा, कैश का फ्लो ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन ए और सी जो है वो किस में दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर सी पे। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पेपर टैक्स। पेपर टैक्स किसके नाम पर जाना है, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, कस्टम ड्यूटी। तो आपका वेल्थ टैक्स को पेपर टैक्स के नाम पे जाना गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल क्या है, एक्साइज ड्यूटी, आउटपुट टैक्स, सर्विस टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, और इनडायरेक्ट टैक्स जो इनकम्स पे लगते हैं। तो इनकम किस पे लगते हैं, इनकम जो है वो आपका ऑप्शंस कॉर्पोरेट टैक्स में आपका इनकम टैक्स लगेगा। मीन्स डायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स की भी है। डायरेक्ट टैक्स जो होते हैं वो जनरली इनकम से जाना जाता है हम लोग कि इनकम पे लगने वाले। दूसरा क्वेश्चन, इफ द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स ऑफ कंज्यूमर रिमेन अनचेंज, मीन्स कांस्टेंट है, चेंज नहीं हुआ, ड्यू टू चेंज इन इनकम के बढ़ने के कारण, चेंज इनकम के कारण भी आपका खर्च जो है, एक्सपेंडिचर जो है वो नहीं चेंज हुआ, तो क्या होगा एमपीसी पे, क्या वो ग्रेटर होगा, कम होगा जीरो से, या जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर जो है वो क्या है, जीरो। क्यों, क्योंकि आपका कोई डिफरेंस कोई चेंजेस दिखा ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। कौन सा ऐसा जो एग्रीगेट डिमांड के अंदर नहीं आएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपेंडिचर ऑन फिनेंशियल एसेट्स। तो आपका यहाँ पे खर्च जो है वो किस में, फिनेंशियल एसेट्स में नहीं, ये जो है वो एग्रीगेट में नहीं आएगा। ठीक है, एक फर्म्स पे आ जाएगा, एक इंडस्ट्री में नहीं। तो आगे बढ़ते हैं, विच द रेशियो ऑफ चेंज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट्स एंड चेंज इन टोटल आउटपुट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोफिट टू कंज्यूम, एवरेज प्रोफिट टू सेव, मल्टीप्लायर और एवरेज प्रोफिट टू कंज्यूम। आपका इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, मल्टीप्लायर। यहाँ पे रेशियो जो कैलकुलेट किया जाता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट में और जो चेंज होते हैं टोटल आउटपुट पे, उसे क्या बोलते हैं, मल्टीप्लायर बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज रेट। फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है, आप लोग पढ़े हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट, प्राइस ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ goods, price of goods in terms of money, price of money in terms of goods, price of domestic currency in terms of foreign currency। foreign exchange rate, foreign exchange rate। तो इसका ऑप्शन जो है वो क्या होगा, प्राइस जो है डोमेस्टिक करेंसी का एज अ कंपेरिजन में क्या होंगे, वो फॉरेन करेंसी। तो इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि हमारा डोमेस्टिक करेंसी जो है और फॉरेन करेंसी का जो है उसका जो एक्सचेंज रेट वैल्यू जो है हम कितने देंगे तो हमें कितने रुपये पे $1 प्राप्त होगा, तो इसे बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक लास्ट आपका एमसीक्यू, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस कॉल्ड। क्या बोला जाता है, मार्केट इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्यों, इंटरनेशनल व्यापार में ट्रांजेक्शन्स जो है उसे क्या बोला गया, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड बोला गया। तो आपका एमसीक्यू जो है इस तरह से कंप्लीट होता है। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करने का हम ट्राई करते हैं। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं सब्जेक्टिव की तरफ से। तो ये वीडियो जो है काफ़ी लंबे चले जाएंगे, इस कारण हम इसको यहीं पे रोकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने एंड से बेटर कि आप सभी को हर एक चीज़ क्लियर कर पाऊँ। तो आज से आपका नेक्स्ट वीडियो जो है इकोनॉमिक्स का सेकेंड पार्ट्स भी आ जाएंगे। ये पार्ट नंबर 1 होंगे मॉडल पेपर का डिस्कशंस, और इकोनॉमिक्स का इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी जल्द नेक्स्ट वीडियो से आप लोगों को देखने को मिल जाएगा इस चैनल में। तो रिविजन्स लेक्चर्स हमारे एंड से जितने भी बन पाएंगे, इस होप सो 1 मंथ आपके पास है, काफ़ी बेहतर तरीके से मेहनत कीजिए, क्योंकि टाइम जो है ना वही बदल सकता है आपका किस्मत। तो इस टाइम को आप लोग लाइटली नहीं लेंगे। चीट करोगे तो अपने से चीट करोगे, ना ही अपने फैमिली को, ना ही पेरेंट्स को धोखा दोगे, ना खुद धोखा दोगे तो सिर्फ और सिर्फ खुद को दोगे। ध्यान में रखना इस बात को। इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये समय जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किस तरह से पढ़ाई करते हैं, कितना आप किस तरह से आपका स्ट्रैटेजी रहता है, ये भी सबसे मैटर करता है। तो ऑल द बेस्ट, इसी तरह से पढ़ते रहिए। और वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसका पार्ट नंबर 2, और इकोनॉमिक्स का रिविजन्स लेक्चर्स भी आपको हमारे चैनल में देखने को मिल जाएगा काफ़ी जल्दी। थैंक यू।